नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं, मार्च का महीना चल रहा है और 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। तो महिला दिवस के मौके पे आज हमारे साथ मौजूद है MIM पार्टी से कीर्ति डोंगरे मैम। कीर्ति मैम, आपका चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कीर्ति डोंगरे मैम MIM की वो लीडर है जिन्होंने गुजरात चुनाव में अपनी अहम भूमिका अदा की है। क्या भूमिका थी, आइए उन्हीं से जानते हैं। कीर्ति मैम, सबसे पहले महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और मेरी तरफ से भी सभी को महिला दिवस की गुजरात शुभकामनाएं। में 24 सीटें आपकी पार्टी ने लाई है, Yes. उसके लिए भी बधाई। थैंक यू सर। अभी 63 साल पार्टी ने पूरा किए हैं, उसके लिए भी बधाई। थैंक यू। तो सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है, जो 24 सीटें गुजरात में आई हैं उसमें आपका क्या योगदान रहा? ओके, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि गुजरात इलेक्शन जो MIM पार्टी ने लड़ा है वो फर्स्ट टाइम लड़ा है और पहली ही बारी में गुजरात में 24 कॉरपोरेटर के साथ MIM पार्टी आई है। तो ये ही बहुत बड़ा इतिहास है। शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है कि आप देख सकते हैं कि हर जगह अब मजलिस ही मजलिस है और हमारे जो मजलिस की जो पतंग है वो पतंग अभी भारत के आसमान में उड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब रहा गुजरात में बहुत कम समय मिला। आप कह सकते हैं कि विद इन अ टाइम ऑफ 30 डेज, मतलब एक महीना भी पूरा नहीं था, उस दौरान हमने MIM पार्टी को वहाँ लॉन्च किया था। मतलब ये ऐसा हो गया कि प्री लॉन्च में ही पार्टी लॉन्च हो गई है। वो प्री लॉन्च था हमारा कि जहाँ हमें अभी बेस बनाना था और बेस बनाने के पहले ही कॉरपोरेटर अब बन गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वाकई में भारत में लोगों को मजलिस एक विकल्प दिख रहा है। तो इसमें अभी भूमिका ऐसी रही है कि जिस वक्त हमने कैंपेनिंग किया, तो कैंपेनिंग के वक्त क्या होता है ना, लोगों को बताना। बट बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की वजह से लोग ऑलरेडी इसमें मतलब अपना योगदान वोट के द्वारा देने के लिए तैयार थे। तो कैंपेनिंग में बस इतना था कि जो लोगों के दिमाग में अभी भी पुरानी पार्टियों को लेके थोड़ा बहुत चल रहा था, तो उस सवालों को थोड़ा ख़त्म किया कि क्यों मजलिस को लाना है और क्या आगे इसका काम हो सकता है, मतलब अपने काम कैसे हो सकते हैं, लोकल लेवल पे काम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात लोगों को समझ में आई और लोग बेशक अभी जो प्रेजेंट हालात है भारत के, उस हिसाब से मजलिस को सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मानते हैं और उसी तरीके से वो ऑप्शन को, वो चुनाव चिन्ह को वो पसंद भी कर रहे हैं अपना वोट के द्वारा। तो उस समय आपका किरदार क्या रहा जब ये प्रचार प्रसार चल रहा था? तो आपको किस प्रकार से वहाँ पे प्रेजेंट किया गया था? देखिए, MIM पार्टी में मैं एज एन महिला सचिव महाराष्ट्र की, ओके, ठीक है, तो उस हिसाब से प्रेजेंट नहीं करती पार्टी किसी को, ओके, ठीक है। इट इज जैसे हम बोलते हैं कि MIM सबकी है, सबकी है। तो जैसे जिस वक्त कैंपेनिंग की बात आती है, तो कैंपेनिंग में आप अपने तरफ से कितना योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर उसके सच्चे सिपाही बन गए, उसके सच्चे सैनिक हैं, तो आप अपने तरफ से कितना योगदान दे सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। तो मजलिस का हर एक इंसान ऐसा है कि मतलब अपने तरफ से अहम भूमिका ही निभाता है अगर वो मजलिस की बात लोगों को समझाने के लिए करता है। तो मेरा भी सेम वे था। जैसे मुझे पता चला कि मुझे जाना है, तो मैंने बस बोल दिया कि ओके फाइन, जाना है और लोगों को बताना है। तो इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है कि मैं जिस पार्टी से मैं जुड़ी हूँ, जिस आइडियोलॉजी के साथ मैं जुड़ी हूँ, वही आइडियोलॉजी लोगों को बताने के लिए अगर मुझे बुलाया गया है, मुझे बताया जा रहा है कि मैं आके वहाँ प्रेजेंट करूँ, तो दैट इज़ गुड। और कैसा होता है, जिस वक्त आप लोगों के सामने बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जब आप बताते हैं, तो पार्टी के जो बेस है, जहाँ से पार्टी आई है हैदराबाद से, तो उस बेस से ही आप लोगों को बताते हैं कि हैदराबाद का डेवलपमेंट क्या है, असद साहब का डेवलपमेंट क्या है वहाँ पे, किस तरीके से। और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एजुकेशन, हेल्थ आता है। तो इसमें पार्टी ने ऑलरेडी अपना पाया बहुत मजबूत कर दिया है हैदराबाद में। आप देख सकते हैं वहाँ के स्कूल एंड कॉलेजेस, वहाँ पे हॉस्पिटल जो है 30 रुपीज़ में कार्ड बन के 3 महीना आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं कि जो एग्जिस्टेंट में चल रहा है, जो सिर्फ खाली बातें नहीं है, जिसे हम देख सकते हैं। सारे धर्म के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और MIM पार्टी को तो धर्म लेते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो इट इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, इक्वल है ये।
तो इस तरीके से, और भूमिका मेरा यही रहा है कि लोगों को सिर्फ बताना, सभाओं में बताया है, कैंपेनिंग में डोर टू डोर कैंपेन जो किया उसमें बताया है, तो वही कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, अभी ये फैसला आपको करना है, क्योंकि जिम्मेदार हम थे। यही मैंने बात बताई, उस वक्त भी बताया था कि हम जिम्मेदार हैं आज के भारत के लिए, जो भी घड़ियाँ हो रही है, जो भी चीज़ें भारत के अंदर चल रहे हैं, हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि वोटों के द्वारा हमने उनको वोट दे के उस लेवल पे बिठाया। तो क्यों ना आज हम ही जिम्मेदार हो आने वाले भारत के लिए, और अपना विकल्प सेकेंड इसको चुन के जो MIM पार्टी का चुनाव चिन्ह जैसे पतंग है, उसको क्यों ना वोट दे के एक बार आजमा के देख लेना चाहिए। तो ये भूमिका मैंने अपने वहाँ पे निभाई है। जैसे कि आप बताए, आप बहुत सारी सभाओं को संबोधित किए हो Yes. असद साहब के साथ, तो मैं इस पे 2 क्वेश्चन आपके लिए है कि हाँ। बैरिस्टर असद साहब के साथ आपका ये अनुभव कैसा रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने ऐसा क्या मंच में बोल दिया था जिससे वहाँ की पब्लिक में बहुत ज़्यादा उत्साह आ गया था, और वो वीडियो वायरल हो गया था, करीबन 48,000 पीपल्स 1 घंटे के अंदर देख लिए थे। ओके, 2 क्वेश्चन मैं आपसे अभी ये हाँ, पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बेशक ये कहूँगी कि आई वॉज लकी। यस, मैं लकी थी कि उस वक्त असद साहब के साथ में मुझे मौका मिला कि मैं स्टेज शेयर करूं। ये बात मुझे एक्चुअली नहीं पता थी, और उनके सामने स्पीच देना इट्स लाइक मतलब होता है ना कि सूर्य को वो बोलते हैं ना दिया दिखाना, ऐसी बात हो जाती है। बट कैसे होता है ना कि बट आपको तो खाली स्पीच के अलावा डिनर और लंच, शायद डिनर का भी मौका मिला। हाँ, डिनर और लंच दोनों किया हमने। हाँ, ये मौका मिला है बेशक। उस दौरान क्या हुआ, हम लोग साथ में ही थे। Okay. सर के साथ में ही थे, कोर टीम के अंदर सर के साथ में होने की वजह से वो मौका मिला। तो ऑफ कोर्स आई एम लकी। मैंने जैसे कहा कि मैं लकी थी उस वक्त की, उस ड्यूरेशन में ये सब सिचुएशन वाइज हुआ है। बट रही बात उत्साह लोगों की, तो जो लोगों का उत्साह है, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के नाम से ही उत्साह होने लग जाता है, लोग चिल्लाना शुरू कर देते। लोगों का जो एक्साइटमेंट है कि सर जैसे आते हैं तो, या फिर पता चलता है कि सर आने वाले हैं, यानी असद साहब आने वाले, ये भी पता चलता है, तो लोगों का उत्साह, एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाता है। तो ऑलरेडी वो एक्साइटमेंट उनमें था। और दूसरी बात, मैंने खुद देखा है, मुस्लिम लेडीज़ लोगों को भी देखा कि जो उस वक्त पर्टिकुलर जब असद साहब वहाँ से निकल रहे थे तो लोग गाड़ियों के पीछे भाग रहे थे। मतलब ये वो दीवाने हैं जिन्हें बुलाया नहीं गया था, जो खुद आए हैं, जो खुद सुनने आए थे असद साहब को। तो ये एक्साइटमेंट ऑलरेडी उनके वजह से ऑलरेडी लोगों में है। अब रही बात मेरे स्पीच के द्वारा, तो मेरे स्पीच में ऐसा होता है ना सर कि बीइंग अ ट्रेनर, मैं एक ट्रेनर हूँ, तो मुझे कम समय में सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में दिमाग में कौन सी बात डालना है, ये हम मतलब यही ट्रेनिंग हम देते भी हैं, और यही ट्रेनिंग हम जिंदगी भर हम सीखते भी वही रहते हैं। तो क्या था ना कि जैसे शेर व शायरी का माहौल बहुत बन जाता है जब भी असद साहब, आपने देखे संसद में भी थोड़ी शेर व शायरी करके अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से सरफरोश का एक गाना था जो मुझे बहुत पसंद है, बीइंग अ म्यूज़िक लवर। मैं बहुत म्यूज़िक सुनती हूँ, साइलेंट म्यूज़िक, मोटिवेशनल म्यूज़िक। तो वो जो सरफरोश का जो गाना है, मैंने लोगों को बताया भी कि ये सरफरोश का गाना है, आप इसको सुनिए, मगर मैं जो अब इसमें कहने वाली हूँ उसको ज़रा गौर से सुनिए। तो वो जो गाना था वो ये था कि ज़िंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैन व अमन, मुश्किलों में है वतन। अब इसमें इस गाने में ये था कि सरफरोशी की तमन्ना दिल में जगा लो यारो। तो इसमें मैंने क्या किया कि सरफरोशी की जगह मजलिस की शमा दिल में जगा लो यारो, मजलिस की शमा दिल में जगा लो यारो। इस नारे के साथ जब मैंने बंद किया तो लोगों ने एक साथ चिल्ला के मतलब उसको हामी भरा, ऐसे बोल सकते हैं हम कि ये हम लोग साथ में हैं। ये सारी चीज़ें मतलब एक जो बोलते हैं ना कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन, तो वो एक इंटरेक्शन था। जैसे मैंने उनको ये बोला तो उन्होंने, उनका पॉजिटिव इंटरेक्शन आया कि यस मैम। तो मजलिस की शमा दिल में उन्होंने जगह ली। हमको 24 कॉर्पोरेटर गुजरात में मिले हैं, तो दिस इज़ द गुड रिजल्ट। तो ये बात थी, तो शायद यही बहुत जल्दी वायरल हुआ है। आप जैसे बताया 24 कॉर्पोरेटर आपको गुजरात में मिला है। Yes. अब अगला इलेक्शन वेस्ट बंगाल में होने वाला है, वहाँ पे भी MIM फर्स्ट टाइम फाइट करने वाली है इलेक्शन। क्या उम्मीद लगता है वहाँ पे कितनी सीटें ला सकती है? देखो क्योंकि उम्मीद, बिहार में भी देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है फर्स्ट टाइम के हिसाब से। तो Yes. फिर वेस्ट बंगाल में आपको क्या लगता है कि यानी आपकी जो पार्टी है MIM,
वो कितनी सीटें ला सकती हैं? देखो, सबसे पहला कैसा है, एमआईएम कितनी सीटें ला सकती है, इससे ज़्यादा हम लोग क्या देखते हैं कि हमको पहले लड़ना है। ओके। हमको पहले कंपटीशन में उतरना है। वो कितनी आती है, कैसे आती है, वो नेक्स्ट पार्ट है। पर सबसे पहले कंपटीशन में आना बहुत ज़रूरी है। बट जैसे पता चल जाता है कि एमआईएम कंपटीशन में आने वाली है तो बाकी लोगों की नींद उड़ जाती है। आपने देखा होगा, अभी दीदी ने भी आने नहीं दिया 25 ऐसा क्यों कि यानी आप लोग से इतना दूसरी पार्टी खौफजदा की हो जाती है? जैसे कि गुजरात में अगर बात करें तो कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि हम बीजेपी को जीत जाएंगी, चलेगा, एमआईएम नहीं जीतना चाहिए। तो यानी ऐसा क्या कारण है आपकी पार्टी में कि जो दूसरे पार्टी वाले से खौफजदा हो जाते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, हर किसी की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। ओके। ठीक है, तो वो उनकी सोच कि हम बीजेपी को जिताएंगे। भाई आप जिसको भी जिताओ, आपको जिसको जिताना है। हमारा काम क्या है, हमारी पार्टी क्या काम करेगी, हमारा जो बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्या है इस पार्टी का, वो तो नहीं बदलने वाला, वो किसी हालत में नहीं बदलेगा। और मैं हर बार अपने स्पीच में यही बात बताती हूँ कि थोड़ा सोचो, जब वोट देते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने जब ये राइट्स हमें दिए हैं कि हम अपने लोगों को, अपना नेताओं को चुने, तो उस वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। तो जब हम वोट देते हैं, जिस लीडर के लिए हम वोट दे रहे हैं, तो पहले देखो वो लीडर कौन है। मैं हर बार यही बताती हूँ कि वो बैरिस्टर है। बैरिस्टर यानी कानून का जानकार। तो कानून के जानकार को हर एक चीज़ पता होती है। इक्वालिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बात करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो इट मीन्स कि वो भारत के हर कोने में रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त क्या होता है ना, हक के लिए जब बात करते हैं ना तो लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि हक के जब बात करते हैं तो पता है कि हक कितना मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए। क्योंकि फिर इनका ऐसा होता है दूसरी पार्टियों का कि जिस लेवल पे उनको काम करना चाहिए थे वो नहीं कर रहे, और हमारा जो बेस है वो तो बेस ही इस पे बना है कि वी आर इक्वल, हम इक्वल हैं, हमको समानता मिलनी चाहिए, हर चीज़ में समानता मिलनी चाहिए। तो इस वजह से शायद उनकी नींद उड़ जाती है और उनको लगता है कि लोगों को अब समझ में आ रहा है। लोग धीरे धीरे आज प्रेजेंट के भारत की स्थिति देख के लोगों के जो दिमाग है वो खुल गया है, उनको पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो उस हिसाब से उनको बैन कर देते कि नहीं आप नहीं आइएगा, क्योंकि उनको मालूम है ये आ गए तो क्या होने वाला है। भाई हम तो बैरिस्टर साहब तो हमेशा कहते हैं कि हम कंपटीशन में उतर रहे, कंपटीशन में आइए ना, हार जीत तो दूसरी बात है, जो जिसको हारना है वो हारेगा, जिसको जीतना है वो जीतेगा, दूसरी बात। कंपटीशन में ही आने से पहले लोग हमको चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ये है वो है ये है, ब्ला ब्ला बात करते रहते हैं, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसके पीछे कहीं ये वजह तो नहीं आप केवल मुस्लिमों के हक के लिए लड़ती है आपकी पार्टी, खाली ये वजह तो नहीं है जो आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं लोग, आपकी पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। अब बात कहाँ आ जाती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये बहुत मुस्लिमीन ही यानी मुसलमान। हाँ, मैं यही बात बता रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आज लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। ये AIMIM पार्टी जो है वो जैसे 63 ईयर पहले स्टैब्लिश्ड हुई है, तो उस वक्त जैसे गठबंधन जो ये होता है ना, क्या बोलेंगे उसको, संगठन बनता है, यूनियंस बनते हैं, उस तरीके से ये स्टैब्लिश हुई होगी एक पर्टिकुलर, और हर कोई चाहता है कि उसके ग्रुप का बने। आप देखिए जैसे BSP के भी है, RPA हो गया, वंचित हो गया, BJP के भी मतलब कहीं ना कहीं संगठन होते हैं ऐसे, कांग्रेस के संगठन बने, तो उस टाइप का ये एस्टैब्लिशमेंट है। अब फिर जब ये एक सियासत पार्टी जिसका लीडर मुस्लिम है, इसलिए उसको मुस्लिम का बना दिया गया कि नहीं ये तो मुस्लिम पार्टी ही है। बट ये मुस्लिम पार्टी कहाँ है? अगर मुस्लिम पार्टी होती तो वो सिर्फ मुस्लिम ही लोगों की बात करते कि हमारे मुसलमानों के साथ ऐसा होता, हमारे मुसलमानों के साथ वैसा होता है। मगर आप अगर पार्टी के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो भाई मेरा एक बहुत सीधा सा प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात करते हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में बात की गई है? तो मुसलमानों के ही राइट्स के बारे में क्यों बात करते हैं? अदर जैसे कि अगर आप बोलना चाहो कि आपकी पार्टी धर्म निरपेक्ष पार्टी है, तो अदर रिलीजन के बारे में क्यों नहीं बात करते? सभी धर्मों के लोगों को लेके चलने वाली पार्टी है। मैं बुद्धिस्ट को बिलोंग करती हूँ, आज AIMIM में महाराष्ट्र स्टेट लेवल पे हूँ।
सभी धर्मों के लोग इसमें हैं, सभी धर्मों के लोग इसमें आते हैं। और सबसे पहली बात तो लोगों का नज़रिया मुस्लिम, क्योंकि बैरिस्टर सर अगर मोमेडियन है, जिस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं तो उस रिलीजन से हिसाब से लोगों को ऐसे लगता है। मगर पार्टी का जो बेस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो इक्वालिटी फॉर ऑल है, वो सभी के लिए है। तो लोग अपना खुद का कंसेप्शन बना देते हैं इसमें कि ये मुस्लिम पार्टी है। अब मुझे तो कभी मैंने अभी इतना समय बिताया है तो मुझे कहीं नहीं दिखा। और मेरा तो एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि जिस वक्त हम जिस होटल में लंच ले रहे थे सर के साथ, जब मैं बैठी थी तो एमपी से कोई जो कुछ फैमिली वहाँ आई थी, एमपी भोपाल से थे एंड अच्छे बैकग्राउंड की थी, वो फैमिली पूरी आके उन्होंने बोला कि सर वी आर द डाई-हार्टेड फैन ऑफ योर्स बिकॉज द वे यू डिबेट लॉजिकली वी रियली अप्रिशिएट दैट। ये बहुत बड़ी बात है अगर इस तरीके से लोग, एंड आई डोंट वांट टू टेक द सरनेम, उनका सरनेम नहीं लेना चाहती हूँ, बट नॉन मुस्लिम लोग अगर ये बात कह रहे हैं तो देखो, इंटेलेक्चुअल चीज़ें इंटेलेक्चुअल लोग ही समझते हैं। और आज की जनरेशन पढ़ी लिखी जनरेशन है, आज के यूथ को ये सारी बात समझ में आ रही है। तो मुस्लिम का ये जो देते हैं ना, तो ये वही लोग देते हैं जो लड़ नहीं पा रहे हैं, कंपटीशन में नहीं आना चाहते। उनको वही है कि ये मतलब वोट का ब्रेकिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि उनके जो वोट बैंक है वो मुस्लिम समुदाय के हैं, तो वही उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। अदरवाइज पार्टी की तरफ से कुछ भी पोर्ट्रे नहीं हो रहा। पार्टी की तरफ से तो यही हो रहा है कि हम सबको लेके जा रहे हैं, हमारे साथ सब है, सारे लोग हैं। तो पार्टी के अंदर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं तो पर्सनली मैंने टाइम स्पेंड किया है, तो मुझे तो 1% भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी। जैसे कि पार्टी पे कई बार ऐसा आरोप भी लगा है कि वो केवल मुस्लिमों को ही आगे बढ़ाते हैं, टिकट देते हैं, तो इस पर भी आपका क्या कहना है? अभी ये ऐसा आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, आरोप लगाने वाले तो बहुत लोग हैं जो बहुत एलिगेशंस लगाते हैं और जो बिना जिसको बोलते हैं ना इलॉजिकल भी बहुत सारी बातें करते हैं। तो पर अभी आपने पूछा है तो मैं इसका जवाब दे दूंगी कि गुजरात में अभी जो हमारी बीना बहन आया है, ओके, शी इज़ नॉन मुस्लिम। और ऐसे कितने कॉरपोरेटर महाराष्ट्र में है जो नॉन मुस्लिम्स है। तो कहाँ हुआ? हाँ, मगर टिकट उनको मिलती है जिनका आगे चल के जो बोलते हैं ना कि जैसे पॉलिटिक्स में चलता है कि शायद इनको टिकट मिल गया तो वो पैसे किसी और पार्टी से पैसे लेके बैठ जाएंगे। ये तो टिकट देते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ओके, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें चलनी चाहिए। यानी आप ये कहना चाह रहे टिकट उन्हीं को दिया जाता है जिन पे पार्टी को ट्रस्ट होता है कि वो पार्टी चेंज करके किसी और पार्टी में ना जाए। डेफिनेटली, और मैं तो कहूँगी हर एक पार्टी को ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है, आप कांग्रेस से जीतते हो, बीजेपी में चले जाते हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए ना, ये नहीं होनी चाहिए। और आपका बेस ही अगर आप वैसे बना रहे हो तो ये तो एक मैसेज ऐसा चला जाता है कि भैया आपका लीडर ऐसा है तो आप कहीं पे भी बिकने के लिए मतलब यू हैव टू थिंक। तो वो बोलते हैं ना कि घर का मुखिया अगर जैसा हो तो उसके पीछे उसके बच्चे जो होते हैं ना वो वैसे ही बनते हैं। तो यानी आप इनडायरेक्टली कांग्रेस को अभी जैसे बोले कि वो बिक जाती है उसके जो नेता होते हैं, तो यानी इनडायरेक्टली आप उसको क्या बीजेपी की बी पार्टी बोलोगे, जबकि बी पार्टी तो हमेशा MIM को कहा गया है। यस ऑफ कोर्स, कैसे होते हैं, एलिगेशंस लगते हैं। अब मुझे कुछ नहीं, मुझे नहीं बोलना है कि ये कांग्रेस बीजेपी की पार्टी है या नहीं है, या बेटी में या भाई बहन है या भाई भाई है, जो भी वो चल रहा है उनके आपस में क्या है वो मुझे नहीं पता। मैं जो देख रही हूँ, दुनिया जो देख रही है, भारत के लोग जो देख रहे हैं, उस पर मैंने बात की। जो बीजेपी से हार जाते हैं और कांग्रेस से अगर जीत गए तो भैया आप इधर आ जाओ, तो एक ही मम्मी डैडी के बच्चे हो गए, ये तुम इधर आओ या उधर से लड़ो, एक ही बात हो गई है उनके लिए। मीन्स दोनों एक ही हो गया, ऐसा हो गया है। तो वो सब हम यहाँ नहीं है। यहाँ पे आपको फोकस कैसे है कि अगर जनता ने आपको चुना है तो जनता के कामों के लिए चुना है, ना कि वो जो बोलते हैं ना खेल खेलते हैं कभी इधर कभी उधर। ये सब यहाँ पे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका जो लीडर आप जो होता है ना, जो मुखिया होता है, उस पर वो डिपेंड करता है। और यहाँ तो सोच ही नहीं बन सकती है। चलिए ठीक है मैम, अभी तो हमने जो आपकी बात की वो राजनीति से रिलेटेड बात की है। यस। लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो महिला दिवस के उपलक्ष्य में है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपकी जो पार्टी है वो महिलाओं के लिए किस तरह काम कर रही है?
देखो महिलाओं और के लिए, आप किस तरह महिलाओं के लिए काम कर हाँ रहे हो? बिल्कुल, बीइंग अ ट्रेनर, मैं एक ट्रेनर हूँ, ठीक है। मैंने 2012 से सोशल एक्टिविटी के वर्क स्टार्ट किए ग्राउंड लेवल पे, जितना जितना हो सकता है धीरे 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 करके मैं बढ़ती गई। और उसके बाद में फ्रीलांसिंग में मैंने नागपुर के ही मिहान में करीबन मतलब 2-2.5 हज़ार महिला है वहाँ जिनकी ज़मीन उस प्रोजेक्ट में गई है, और उनको फिर ट्रेन आउट किया कि एक संस्था के माध्यम से मैंने खुद 30 टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल जो बिजनेसेस होते हैं उसका सर्टिफिकेशन किया है। और उस हिसाब से जितनी महिलाएं मेरे कॉन्टैक्ट्स में आती है उनको मैं हमेशा सिर्फ मोटिवेट ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बीइंग अ लेडी, वो अगर अपना घर संभाल सकती है तो वो सब कुछ कर सकती है। उतनी पावरफुल तो कोई है ही नहीं, लेडीज की इतना पावरफुल कोई है नहीं। बस एक होता है ना सपोर्ट का कि यस वी आर विथ यू, तो वो चीज़ तो इंडिविजुअली मेरा खुद का ही महिला स्वावलंबी मंच, जिसका टैगलाइन है कि मित्स माझी शक्ति, यानी हिंदी में कि मैं ही मेरी शक्ति। तो ऐसे में इसके अंतर्गत हम कैसे महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, और जोड़ना नहीं है, संगठन या मंच कोई बनाते हैं तो इसमें सिर्फ हम लोगों को ऐड नहीं करते कि एक समय पे उनको कहीं पे भी लेके जाके यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बहुत होता है, मैं अभी इतने 5-6 साल में ये सारी चीज़ें मैं देख चुकी हूँ। पर महिला स्वावलंबी मंच का जो मोटो है मित समाजी शक्ति, वो ये है कि हम लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करें। जिस दिन मतलब हर एक महिला में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, उस दिन वो अपने आप में एक एंटरप्रेनर बनने की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। एंटरप्रेनर भी अगर बिजनेस भी करते हैं तो लोगों का फिर एक मानना क्या होता है ना, महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि समाज को लेके चलती है। वो कोई भी काम करने की कोशिश करेगी तो सबसे पहले उसको मालूम है कि वो उसमें कामयाब हो सकती है, मगर समाज क्या कहेगा, इसमें वो कहीं तो भी अपने आप को पीछे रखती है। तो हम ऐसी ही लेडीज़ को बोलते हैं कि क्या करना है, वो गाना ही है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनको छोड़ो, क्योंकि लोग नहीं आने वाले हैं। और ये एक रोग है, ये रोग छूटना ही नहीं। वो जो बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये रोग है ना, ये छूट नहीं रहा। तो ऐसे लेडीज़ को मोटिवेट करना, भाई बिजनेस कोई भी करो, कोई भी 100 रुपये से भी बिजनेस आप कर सकते हो, मगर वो जिद आपके अंदर है तो महिला स्वावलंबी मंच आपको उस लेवल पे तैयार करता है। एक बार आप लीडरशिप क्वालिटी में आ गए, आप लीडर बन गए, मैं तो मेरा काम ही है लीडर्स क्रिएट करना। एक बार आप लीडर्स बन गए, उसके बाद आप बिंदास कुछ भी कर सकते हैं अपने आप। मतलब स्वावलंबी का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम उसके अंदर फॉलो करते हैं। ऑनलाइन सेशंस में हमारे कुछ सेशंस अभी चले, अभी ये लॉकडाउन की वजह से भी एक बड़ा सेमिनार नागपुर में भी अरेंज करने का प्लानिंग था, बट ड्यू टू अगेन दिस कोविड-19 तो वो हमने स्टॉप किया है। बट अभी ये प्लेटफॉर्म फिर जूम पे हम लेके जाएंगे। बट जूम पे कैसे होता है, बहुत सी महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनको समझ में आ जाता है, मगर और पढ़ी लिखी महिलाओं को बहुत बातें ऐसी बतानी नहीं पड़ती है, वो अंडरस्टैंडिंग रहती है, सेल्फ मोटिवेटेड बात कहा जाती है। जो हमारी ऐसी सिस्टर्स है, जो ऐसी बहनें हैं, ऐसी लेडीज़ है जो मतलब ब्रेन से बहुत एक्टिव है, ब्रेन से बहुत होशियार है, प्लानिंग्स बहुत अच्छे हैं, मगर हैंडल नहीं कर पाते एजुकेशन वाइज, मतलब सम डॉक्यूमेंटेशन में नहीं पता। तो ऐसे लेडीज़ के लिए आपको फिजिकल क्लासेस या फिजिकल सेमिनार लेना ज़रूरी है। और मेरा एम तो ऐसे ही लेडीज़ लोगों के लिए है कि उनको हम डेवलप कर सके, उनको हम उस लेवल पे ला सके कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो ये मोटो है। तो महिला स्वावलंबी मंच, मिस समाजी शक्ति, ये एक मेरा पर्सनल है। रही बात अभी पार्टी की तरफ से, तो पार्टी की तरफ से सर मैं तो अभी ये बताऊंगी कि मैं तो उत्तर नागपुर विधानसभा से आती हूँ, और उत्तर नागपुर विधानसभा से आने की वजह से पिछले 20-30 साल में जो भी आए हैं यहाँ पे, तो उस अकॉर्डिंग डेवलपमेंट एज पर दी महिलाओं को लेके क्या हुआ है ये शायद मुझे नहीं पता, और मुझे ना ही कोई ऐसी महिला ग्राउंड लेवल पे जब काम करती हूँ तो मुझे मिले कि मेरा ये बेनिफिट हुआ है, मुझे इनकी वजह से मैं मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनी हूँ या मैं इस्टेब्लिश्ड हुई, ऐसा नहीं दिखा। और दूसरी बात ये है कि आज भी अगर उत्तर नागपुर को लेबर क्लास लोगों का एरिया देखा जाता है तो क्यों, मेरा तो प्रश्न ही इस पे आके रहता है कि ऐसा क्यों है। हम वेस्ट नागपुर में जाते हैं, हम ईस्ट नागपुर में जाते हैं, उत्तर मतलब एक ही जगह पे 10 किलोमीटर के बाद में अगर आप चले जाओ तो उत्तर नागपुर को आज भी लेबर स्किल के ही लोगों का क्यों दर्जा दिया जा रहा है, क्यों ऐसे सोच रहे हैं, क्यों इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जैसे कि देखा जाए उत्तर नागपुर में उतना डेवलपमेंट नहीं है, चाहे आप पीली नदी चले जाओ, माझी चले जाओ, वहाँ पे लेबर कैटेगरी के ही लोग रहते हैं। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे आपकी पार्टी इन फ्यूचर आके कुछ डेवलपमेंट कर सकती है?
अभी इस क्योंकि प्रश्न देखा का जाए तो MIM ने उत्तर नागपुर में काफ़ी पकड़ भी बनाई है, इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। यस, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उत्तर नागपुर के तमाम लोगों को ये मैसेज देती हूँ, क्योंकि आपने उत्तर नागपुर ही नाम लिया, इसलिए उत्तर नागपुर के कि MIM पार्टी को इस बार वाकई अपना विकल्प बनाइए। ओके, वाकई मतलब फॉर श्योर आप अपना विकल्प उसे बनाइए। डेवलपमेंट होता है या नहीं होता वो बिफोर आफ्टर में आपको 100% पता चलेगा। एक बार मौका दे के देख लिया, इतने मौके तो हमने दे दिए हैं ना। परख, मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि परखने के लिए कितने साल चाहिए भाई किसी को, उस वक्त हमने बहुत साल दे दिए। उस वक्त किस वक्त? उस वक्त यानी जब हमारी सभाएं हुई गुजरात में, अच्छा, तो उस वक्त मैंने वहाँ के लोगों को वही बताया कि हम कितने साल किसी को परखने के लिए दे सकते हैं। ओके, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 70 साल दिए हैं हमने। उसमें अब हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारे लोगों के हिसाब से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और बैकवर्ड क्लासेस का जो स्टैब्लिशमेंट जिस प्रकार से है वो आज भी वही लगता है आदिवासी लोगों का। तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है? कुछ भी नहीं। तो हमारा काम करने का तरीका तो बिल्कुल बिफोर आफ्टर। मैं तो उत्तर नागपुर में अगर MIM पार्टी के बिल्कुल लोग आ गए हैं ना, तो वो बिफोर और आफ्टर में ही काम करेंगे कि भाई पहले देखो क्या था और भाई अब देखो क्या है। सी द रिजल्ट, सी द डिफरेंस। और हमको डिफरेंस ही क्रिएट करना है। MIM अपने काम के लिए जाने जाएगी, यानी कि कहते हैं कि हमारी काम ही हमारी पहचान है। तो देखा दोस्तों आपने, कीर्ति मैडम जो कि महाराष्ट्र में AIMIM की सचिव हैं। मैम, जाने से पहले आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? यस, महिला दिवस के लिए आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहूँगी और विश करती हूँ। मगर सबसे पहले तो अभी हमने देखा है कि आयशा, जो अहमदाबाद की आयशा ने जो सुसाइड कर दिया है, उसको लेके बहुत सारी न्यूज़ ऐसे मतलब आ रही है, बहुत वायरल हो रहा है और बहुत इमोशनल वो वीडियो है। तो ऐसे वक्त एक्चुअली मैं अब उन तमाम लेडीज़ को, उन तमाम लड़कियों को ये बात कहना चाहती हूँ कि सुसाइड ये विकल्प नहीं है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ ये आपके पेरेंट्स की है, आपके पेरेंट्स के लिए आपको जीना होगा। और दूसरी बात ये है कि हम इतने सक्षम हैं, यानी महिला इतनी सक्षम है कि पूरी सृष्टि महिलाओं से चलती है। अगर हम ही नहीं है तो क्या है इस नेचर में? कुछ भी नहीं। तो हम इतने ताकतवर हैं, हम इतने पावरफुल हैं, तो इतनी ऐसी घटना हम कैसे कर सकते हैं अपने लाइफ के साथ में? बिल्कुल मत कीजिए। आपको अगर परेशानी है, आपको कोई तकलीफ हो रही है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, उससे बाहर निकलिए। कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला है। समाज की जहां बात हम सोचते हैं, वो समाज उस वक्त नहीं आता जिस वक्त अगर आपकी जान चली गई। क्या करेंगे आप ऐसे समाज के बारे में सोच के? मत सोचिए। सोचना आपको आपकी लाइफ के बारे में है, आपके पेरेंट्स के बारे में है, जिन्होंने आपको जन्म दे के किन परिस्थितियों से इतना बड़ा किया है। तो क्या इसके लिए किया कि एक दिन अगर आप परिस्थितियों से हार जाए और सुसाइड कर लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सच में ये कहना चाहती हूँ सभी महिलाओं के साथ में, बीइंग अ लेडी ये बहुत पेनफुल है। आप आज सोशल ज़माना हो गया है, प्लेटफॉर्म सोशली हो गया है। अगर आपको कुछ भी तकलीफ है, नहीं कह सकते, आप किसी को भी बताइए। सोशली अगर आप बताते हैं, किसी के साथ कनेक्ट करते, इतने NGOs हो गए, इतनी संस्थाएं महिलाओं के लिए काम करती है, आप आवाज़ लगाइए। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, मगर हिम्मत मत हारिए। मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है, शायद वो एक समय ऐसा आता है जहाँ पे मन बहुत नाजुक हो जाता है, और ऐसे नाजुक मन में ही आयशा ने ये कदम उठाया। और आयशा जैसी कितनी लड़कियाँ हैं जो इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मगर उसको संभालिए, उसको संभालिए अपने मम्मी डैडी के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने पूरे उस परिवार के लिए जिन्होंने आपको बड़े प्यार से बड़ा किया है। वुमेन्स पावर जो बोलते हैं, इंटरनल पावर, वो बहुत स्ट्रांग है, उसे ऐसे कमज़ोर मत कीजिए। बिल्कुल ये जो किया है आयशा ने, जो हुआ है वो बहुत गलत किया है। क्या मतलब इस वक्त सिचुएशन चल रहा है, हम पूरे भारत में लड़कियों को ये बात अभी सीखना है कि हमें ऐसा नहीं करना है, परिस्थितियों से लड़ना है हमें।
तो वो मेंटालिटी कीजिए। और साथ ही मैं उन तमाम मम्मियों को, उन तमाम मदर्स को, उन माओ को ये बात बताना चाहती हूँ कि अपने बेटों को रिस्पेक्ट करना सिखाइए महिलाओं की। अपने बेटों को बचपन से ही ये बात उनके दिमाग में डालिए कि बेटा आने वाली तेरी जिंदगी में जो लड़की रहेगी वो ही तेरा पूरा परिवार चलाएगी, वो ही तेरा वंश आगे बढ़ाएगी, तो उसको संभाल के रखना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको सम्मान करना है। ये तमाम माओं का काम है कि हम अपने बेटों को ये बात कंटिन्यू उनके ब्रेन में डालें कि कल को हमारा बेटा सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट और आदर सम्मान से अपनी समाज की बेटियों को देखे, उस नजरिए से देखे, उस सम्मान के साथ और रिस्पेक्ट के साथ देखे। धन्यवाद। तो देखा आपने दोस्तों, हमारे साथी कीर्ति डोंगरे मैम, और उन्होंने हमें इतना कीमती समय दिया। ये अभी अभी चुनाव से पहले गुजरात दौरा करके भी आई हैं, थकी हुई थी, बीमार थी, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट के कारण आज हमें टाइम दिए मैम, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, और sir. उम्मीद करते हैं आप आगे भी हमारे चैनल के पैनल में आएंगे और Definitely. जनता को अपनी पार्टी की तरफ से संबोधित करेंगी। तो इसी Yes. के साथ हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी प्रतिक्रिया को, और यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।